हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मेरा क्लासेस। मेरा नाम शिवा मिश्रा है और मैं आपको मेरा क्लासेस के चैनल पे सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, क्योंकि एग्जाम बस अब एमपी सेट एग्जाम जो है बस 2-3 दिनों में है। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। और इसीलिए हमारा जो 2022 का जो एमपी सेट का पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कल के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो पार्ट है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। थोड़े स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं ये आप समझिए कि आपका मॉक चल रहा है। मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, उस जब मैं आंसर दूंगी उसके पहले आप पॉज करने के बाद आंसर चेक करिएगा अपना। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस है, तो जिसको हिंदी कंफर्टेबल लगता है वो हिंदी पढ़िए। एंड मैं रीड भी करूंगी हिंदी में भी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइब्स हैव साइलेंट बार्टर सिस्टम। मौन वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों के बीच पाया जाता है। ठीक है, साइलेंट बार्टर सिस्टम कौन सी दो जनजातियों या फिर ट्राइब्स के बीच में पाया जाता है। ए गोंड एंड टोडा, बी भील एंड हो, सी सिमोंग एंड सकाई, डी संथाल एंड मुंडा। ठीक है, हिंदी में भी सेम है। तो इसका आंसर क्या है, सिमोंग एंड सकाई। तो आपको याद रखना है कि जो साइलेंट बार्टर सिस्टम है, मौन विनिमय सिस्टम है, वस्तु विनिमय सिस्टम है, वो सिमोंग और सकाई जो ट्राइब है इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री। एलिनेशन एंड फ्रीडम नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। ठीक है, रॉबर्ट ब्लाउनर, हर्बर्ट मार्क्यूज, एंड्रे गोज, सी राइट मिल्स। तो इनमें से किसने लिखी है एलिनेशन एंड फ्रीडम वाली फ्रीडम बुक। तो ये लिखी है रॉबर्ट ब्लाउनर ने। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन में अगर हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए कार्ल मार्क्स भी दिया जा सकता था, क्योंकि एलिनेशन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कार्ल मार्क्स का है। बट रॉबर्ट ब्लाउनर ने भी इसके बारे में बात की है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, रॉबर्ट ब्लाउनर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कॉइन्ड द टर्म डी स्किलिंग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डी स्किलिंग शब्द प्रतिपादित किया है। ए हर्बर्ट मार्क्यूस, बी लर्नर, सी हैरी ब्रेवरमैन, डी थॉर्स्टेन वेबलिन। ये टी से थॉर्स्टेन वेब है। ठीक है, तो डी स्किलिंग वर्ड जो है कौन से विद्वान या फिर स्कॉलर ने बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर है हैरी ब्रेवरमैन। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो है कुछ स्टैटिक टर्म्स है, तो आपको ये चीजें याद करनी है। नेक्स्ट, ये पीवाईक्यू आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पीवाईक्यू जो है एमपी सेट में बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो इनमें से भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले या फिर ऑप्शंस में भी कुछ हो सकता है। तो आप प्लीज ये वीडियो पूरा देखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द बुक अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर इज रिटन बाय। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बी विंसेंट मिलर, सी पीटर वोल्सले, डी कार्ल पोरियानी। ठीक है, कार्ल पोलाइनी। तो किसने लिखी है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर बुक, किसने लिखी है, ये लिखी है बी विंसेंट मिलर ने। ठीक है, बी विंसेंट मिलर ने लिखी है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमलेसनेस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय। ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, यह कथन किसका है। अमर्त्य सेन, एजी फ्रैंक, एंथनी गिडेंस, हर्बर्ट गेंस। ये किसने बोला है कि होमलेसनेस होना या फिर ग्रह विहीन होना सामाजिक बहिष्करण का सबसे निम्न स्वरूप है, सबसे वर्स्ट फॉर्म है सोशल एक्सक्लूजन का, होमलेसनेस होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एंथनी गिडेंस। ये एंथनी गिडेंस ने बोला है। ये इनका फेमस लाइन नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट, आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ड्यूरिंग 19th century वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पब्लिक स्फेयर बिकॉज 19वीं सदी में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से बहिष्कृत रखा गया था क्योंकि ए, औद्योगिक पूंजीवाद ने मध्यम वर्ग के घर का कार्यस्थल से पृथक रखा था। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म सेपरेटेड द मिडिल क्लास होम फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो लोग वैज्ञानिक रोजगार में प्रवेश किए थे उन्हें विशेष क्षेत्रों द्वारा अलग कर दिया गया था। Those who entered paid employment were sidelined by the particular field. स्त्रीत्व से समझौता किए बिना पुरुषधारा की राजनीति में सफल होना कठिन था। It was difficult to succeed in mainstream politics without compromising their femininity. उपयुक्त सभी, all of the above। तो इनमें से क्यों 19th सेंचुरी में जो औरतें थी, जो वुमेन थी, उनको पब्लिक स्फेयर से, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र था, वहां से बहिष्कृत कर दिया था, वहां पे उनको नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था, उन्होंने मिडिल क्लास को वर्क प्लेस से अलग कर दिया था, है ना। औद्योगिक पूंजीवाद ने सबसे पहले जो मध्यम वर्ग था उसको, जो उसका कार्यस्थल था, उससे अलग कर दिया था। Those who entered paid employment were sidelined by the particular field. जो लोग वैतनिक रोजगार में थे, उन्हें जो विशेष क्षेत्र थे उनसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इट वॉज डिफिकल्ट टू सक्सीड इन मेल स्ट्रीम पॉलिटिक्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर फेमिनिटी। जो औरतें थी, उनको जो राजनीति में अगर सफल होना था तो उन्हें स्त्रीत्व से समझौता किए बिना उनको सफलता नहीं मिलती, इसलिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारा, द टर्म कलेक्टिव कंजम्पशन रेफर्स टू सामूहिक उपभोग। सामूहिक उपभोग शब्द का अर्थ है, ये टर्म हमें किसने दी थी? मैनुअल कैसल। मैनुअल कैसल ने ये हमें टर्म दी थी। ठीक है, उन्होंने कलेक्टिव कंजम्पशन, नेटवर्क, सोसाइटी, ये सब काम किए थे। तो कलेक्टिव कंजम्पशन से क्या मतलब है? ए, रूढ़िवादी सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज बाय द कंजर्वेशन गवर्नमेंट, सहपाठी समूह में खरीदारी की जीवन शैली का अभ्यास, द लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस ऑफ शॉपिंग इन द पीयर ग्रुप्स, एक प्रकार का तपेदिक रोग, अ फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, राज्य सरकार स्वास्थ्य, आवास एवं शिक्षा सेवाओं का प्रावधान, द प्रोविजंस ऑफ हेल्थ, हाउसिंग एंड एजुकेशन सर्विसेज बाय द स्टेट। तो इनमें से कलेक्टिव कंजम्पशन किसको बोलते हैं हम? तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, जो हमारी सरकार है वो हमें हेल्थ, स्वास्थ्य की, मतलब शिक्षा की, हाउसिंग की, उसके बाद शिक्षा की, एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है, सर्विसेज हैं, वो पहुंचा देती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव कंजम्पशन। सब लोग साथ में कंज्यूम करते हैं चीजें। ठीक है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती कि ये इन लोगों के लिए, ये बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, सबके लिए होती है। ठीक है, गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, Which among the following wrote a book What is Property? इनमें से किसने लिखी है What is Property नामक पुस्तक? किसने लिखी है? ए, कार्ल मार्क्स, बी, मैक्स वेबर, सी, पियरे जोसेफ प्रोदन, डी, एजी फ्रैंक। तो इनमें से किसने लिखी है? सी, पीजे प्रूधो, इन्होंने लिखी है व्हाट इज प्रॉपर्टी बुक। ठीक है, याद रखना है, व्हाट इज प्रॉपर्टी बुक किसने लिखी है? पीजे प्रूधो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंगटन बेस्ड वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद। वॉशिंगटन स्थित वर्ल्ड वॉच संस्थान किससे संबंधित है? ए, पर्यावरण अनुसंधान, एनवायरमेंटल रिसर्च, स्वास्थ्य समाधान, हेल्थ सॉल्यूशंस, समाचार संस्थाएं, न्यू एजेंसीज, या फिर डी, फैशन ब्रांड। ठीक है, तो इनमें से क्या है जो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, इनमें से किससे एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? एनवायरमेंटल रिसर्च। तो आपने देखा इसमें बहुत सारे हमारे जीके के स्टैटिक जो क्वेश्चन है वो आते हैं, करंट की भी हो सकते हैं। तो आपको जो हमारा जो
जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है उससे रिलेटेड जो आपका जीके है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे एनवायरनमेंट का जो यूनिट है उससे रिलेटेड ये ये पूछ लिया इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट किससे रिलेटेड है? पर्यावरण अनुसंधान या फिर एनवायरमेंटल रिसर्च से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose position can be summarized in the following quotation on the cultural division of labor? तो not only in the division of labor by sex not universal, but there is no reason why should it be। तो ये किसने बोला है, ये हमको करना है। श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? जो डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम को जो हम डिवाइड करते हैं, सांस्कृतिक विभाजन करते हैं, इसके बारे में किसने बोला है, ठीक है। श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है, बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है, इसका ऑप्शन क्या है? मैरी के बेनेट, जीपी मर्डॉक, एन ओकले एंड जॉन वोल्बी, ठीक है। तो किसने बोला है कि जो हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर जो हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन इसका कोई कारण भी नहीं है, ठीक है। तो ये बोला है एनओक्ले ने, याद रखना है एनओक्ले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल मूवमेंट? इनमें से क्या पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है, ठीक है। ए बिश्नोई मूवमेंट, बरदौली मूवमेंट, चिपको मूवमेंट या फिर अपिको मूवमेंट। इनमें से क्या एनवायरमेंटल मूवमेंट नहीं है? तो इसका आंसर है बी, बरदौली मूवमेंट, ठीक है। बिश्नोई मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट भी आपने पढ़ा होगा, अपिको मूवमेंट भी पढ़ा होगा, साउथ का है, ठीक है। पेड़ से लोग चिपक गए थे, ठीक है। बिश्नोई मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा। बरदौली मूवमेंट हमारे स्वतंत्रता के टाइम पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा एक जीके वाला क्वेश्चन है। क्लब ऑफ रोम ran a computer simulation in 1972 to predict consequences for a planet with finite resources. The finding of the study is popularly known as 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक कंप्यूटर मिथ्याभास चलाया जिसका उद्देश्य यह पता करना था कि सीमित संसाधनों को एक ग्रह पर क्या नतीजे होंगे। अध्ययन के परिणाम को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो क्लब ऑफ रोम ने एक मिथ्याभास चालू किया था, ठीक है। तो उन्होंने एक टेस्ट किया था कि जो जिस भी प्लेनेट में, जिस भी ग्रह में जो रिसोर्सेज होंगे, जो संसाधन होंगे वो सीमित होंगे, तो उसका उस प्लेनेट पे, उस ग्रह में क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ए लिमिट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की सीमा, ऊर्जा की सीमा या फिर लिमिट ऑफ एनर्जी, जनसंख्या की सीमा, लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन, पर्यावरण की सीमा या फिर लिमिट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो इसका आंसर है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अनक्वाइट वुड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन हिमालयस? तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ए रामचंद्र गुहा, बी अनिल भट्ट, सी हरिमोहन माथुर, डी राधा कमल मुखर्जी। किसने लिखी है ये बुक? दी अनक्वाइट वुड, ये यूनिट जो हमारी एनवायरनमेंट की यूनिट है का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको ये बन जाएगा। इसका आंसर है रामचंद्र गुहा, उन्होंने लिखी थी द अनक्वाइट वुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to measure the effect of human activities on the climate in terms of total of greenhouse gases means how much carbon dioxide you create and how much you contribute to climate change is called। मनुष्य की गतिविधियों का संपूर्ण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जलवायु पर प्रभाव का माप, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप उत्सर्जित करते हैं और कितना जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन पदचिन्ह, कार्बन फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, अम्ल वर्षा एसिड रेन, अम्ल वर्षा या फिर एसिड रेन। तो हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं उसका जो ग्रीन हाउस गैसेस का, जितनी हम टोटल ग्रीन हाउस गैसेस यूज करते हैं उनका जो हमारी क्लाइमेट है उस पर कितना असर पड़ता है, ये हम
इस टर्म को हम इससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोसिस्टम या फिर एसिड रेन। इसका आंसर है कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और उसका कितना हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उस पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल रेसिज्म? पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है, ठीक है। पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है? ए, जीवित प्राणी तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सारे सदस्यों द्वारा वैश्विक संपदा को साझा किया जाना, ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज शेयर बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों व विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरणीय खतरे अधिक होते हैं, द पैटर्न बाय विच एनवायरमेंटल हैजार्ड्स आर ग्रेटेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू पुअर पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज, या फिर ऑल द अबव। तो एनवायरमेंटल रेसिज्म आपको नाम से ही समझ आ रहा है, रेसिज्म मतलब नस्लवाद करना। तो ये जो स्टेटमेंट है इनसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऑल द अबव भी नहीं होगा, ए एंड बी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? द पैटर्न बाय विच एनवायरमेंटल हैजार्ड्स आर ग्रेटेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू पुअर पीपल स्पेशली माइनॉरिटीज, वह तरीका जिसके द्वारा गरीबों विशेषकर अल्पसंख्यकों में पर्यावरण खतरे अधिक होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन पे जो एनवायरमेंटल जो खतरे होते हैं, जो पर्यावरणीय खतरे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल रेसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who observed that resources increases in arithmetic progression while population increases in geometric progression? किसने कहा था कि संसाधन गणितीय अनुक्रम में बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम में बढ़ती है? ये किसने बोला था? ए, परेटो, बी, एरिस्टोटल, सी, मेल्थस, या फिर डी, मॉस्का। ये किसने बोला था? इसका आंसर है मेल्थस, ठीक है। उन्होंने हमारी जो पॉपुलेशन है और जो हमारे रिसोर्सेज है, जो हमारे अर्थ में जितने रिसोर्सेज बचे हैं और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बीच में रिलेशन बताया था, ठीक है। तो किसने बताया था? माल्थस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the impoverishment risk model suggested by Michael Cernia? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन माइकल सर्निया द्वारा बताए गए दरिद्रता जोखिम मॉडल का हिस्सा नहीं है? ए, लैंडलेसनेस, बी, जॉबलेसनेस, सी, होमलेसनेस, या फिर डी, लोनलीनेस। इसमें से क्या जो माइकल सर्निया ने इम्पावरिशमेंट रिस्क मॉडल दिया था उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है लोनलीनेस। कौन से 3 पार्ट है? लैंडलेसनेस है, जॉबलेसनेस है, होमलेसनेस है, लेकिन लोनलीनेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a prime source of electricity generation in India? इनमें से कौन भारत के बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का स्रोत नहीं है, आपको ये नो नॉट ये ध्यान में रखना है। ए, जियोथर्मल, बी, कोयला कोल, सी, गैस, डी, हाइड्रो। तो इसका आंसर है जियोथर्मल। जो हम हमारी जो जमीन है, धरती है, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली उत्पाद करते हैं, वो हमारे यहाँ इतना नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ मेन क्या है? कोयले से, गैस से, हाइड्रो मतलब पानी से, उससे हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर है जियोथर्मल। नेक्स्ट, which decade is declared by UN General Assembly as the International Decade for Natural Disaster? संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? फर्स्ट 1980 से 1990, 210 से 220, 2000 से 2010 एंड 1990 से 2000। इनमें से कौन सा जो डिकेड है, मतलब डिकेड मतलब जो 10 सालों का होता है, ठीक है, 10 साल का जो होता है टाइम पीरियड, उसको हम डिकेड बोलते हैं। तो किस डिकेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। प्राकृतिक आपदा का अंतरराष्ट्रीय दशक हम किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर है 1990 से 2000, ठीक है।
नेक्स्ट, due to gas leakage in Union Carbide pesticide chemical plant, thousands of people were killed in 1984. It is situated at यूनियन कार्बाइड रासायनिक कीटनाशक संयंत्र में 1984 में गैस रिसाव के फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए थे। यह स्थिति है, मतलब आपको याद होगा 1984 में बहुत ही फेमस दुर्घटना हुई थी, मतलब जो आइसोसाइनाइट है वो जो है जो केमिकल प्लांट है वहां से लीक हो गई थी। ठीक है, इस गैस का नाम भी पूछते हैं तो आइसोसाइनाइट आपको याद रखना, साइनाइट। ठीक है, आपको आइसोसाइनाइट याद रखना इस गैस का नाम। जो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड केमिकल प्लांट है वहां से लीक हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। तो ये किस जगह पे हुई थी? ये हुई थी ए अहमदाबाद, बी भोपाल, सी सिलीगुड़ी, डी त्रिचुर। तो इसका आंसर क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में भोपाल है। ठीक है, तो वहां पे आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। ठीक है, केमिकल प्लांट था, पेस्टिसाइड केमिकल प्लांट। इनमें से जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें से आपको कोई भी चीज घुमा के पूछ सकते हैं। आपको ईयर पूछ सकते हैं, आपको जो जहाँ पे जिस जगह से हुई थी केमिकल प्लांट का नाम, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड, और कौन सी गैस लीक हुई थी ये पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सी जगह पे हुई थी। नेक्स्ट, the economic, social and political backwardness of which four state has been held responsible for India's population problem by famous demographer Ashish Bose? प्रसिद्ध जनसांख्यिकी शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन चार राज्यों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराया गया है? तो जो हमारी जो इंडिया है उसमें जो भी मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लमें हैं बैकवर्डनेस की, वो किन चार राज्यों की वजह से हैं? ठीक है, हमें बताना है। ए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, सिक्किम, डी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। इसको आप ऐसे याद करिए, बिम्बो स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिमरो स्टेट से आप याद कर सकते हैं। आशीष घोष ने चार स्टेटों को बताया है कि वो जो हमारी जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, राजनीतिक पिछड़ेपन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस जो हमारे इंडिया में है, वो इन चारों स्टेट की पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना। और किसने बात की है? आशीष घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which scholar has divided sex differences into three levels: primary differences, secondary differences and tertiary differences? किस विद्वान ने सेक्स से जुड़े मतभेदों को तीन स्तरों में बांटा है? प्राथमिक मतभेद, माध्यमिक मतभेद, तृतीयक मतभेद। तो किसने बांटा है? पहला अनिरुद्ध देशपांडे, हेवलॉक एलिस, कैरोल पेटरमैन या फिर ब्रेडली। तो इनमें से किसने बांटा है? हेवलॉक एलिस ने। ठीक है, सेक्स से रिलेटेड जो डिफरेंसेस होते हैं उनको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिफरेंस में हेवलॉक एलिस ने बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कॉलर हैज रिटन द बुक द सेकंड सेक्स? जो सेकंड सेक्स बुक है ये किसने लिखी है? ए सिमन डी ब्यूर, बी बीना अग्रवाल, सी नीरा देसाई या फिर डी शर्मिला रेड्डी। तो इसका आंसर है सिमोन डी ब्यूर। ठीक है, सिमोन डी ब्यूर ने द सेकंड सेक्स बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट, Who stated that gender difference is a cultural product? यह किसने कहा है कि लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? ठीक है, जो हमारे लिंगों में जो डिफरेंस किया जाता है वो हमारे कल्चरल प्रोडक्ट है, हमारी संस्कृति की वजह से है। ए लीला दुबे, बी नीरा देसाई, सी मेधा पाटकर या फिर डी माला शंकर दास। ये किसने बोला है? ये बोला है लीला दुबे ने। ठीक है, कि जो हमारी जो जेंडर डिफरेंस है, लिंग विभिन्नता है, वो हमारी संस्कृति या फिर कल्चर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, When was the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 implemented? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? ए 26 अक्टूबर 2006, बी 26 अक्टूबर 2005,
सी 20 अक्टूबर 2006, डी 20 अक्टूबर 2005। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको एक दो आएंगे ही, अगर आप बाकी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अगर आप ये ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेट पूछी है और डेट भी बहुत ही पास पास की दी है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है करना। बट फिर भी अगर किसी को याद हो रही है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो इसका आंसर है 26 अक्टूबर 2006। एक्ट कब बना था? 2005 में, और लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु स्टेटेड दैट change cannot take place in the structure without change in the function? यह किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकते? जो चेंज है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, उसमें चेंज बिना हमारी जो फंक्शन है उसमें चेंज किए बिना हमारे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। ये किसने बोला? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात किसने की है? तो वो की है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे स्ट्रक्चर में चेंज जब तक नहीं होगा जब तक हमारे फंक्शन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, who stated that family is a biological social unit composed of husband, wife and children? यह किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? ठीक है, तो ये किसने बोला था? के डेविस, एलियट एंड मेरिल, मैकाइवर एंड पेज, या फिर ऑकबोर्न? किसने बोला था फैमिली जो बायोलॉजिकल यूनिट है जो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन को मिला के बनती है? ये है एलियट एंड मेरिल। आपसे ये एलियट एंड मेरिल की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट, which of the following dimensions fields is not included in the dimension of global gender gap index? जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सूचकांक है उसमें इनमें से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है? ए आर्थिक या फिर इकोनॉमिक, राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल, साहित्यिक या फिर लिटरेरी, शैक्षणिक या फिर एजुकेशनल? तो इनमें से कौन सा नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है साहित्यिक। जो साहित्यिक है वो हमारा ग्लोबल जेंडर पे इंडेक्स में नहीं है इंक्लूडेड। इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एजुकेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट, हु डिफाइंड जेलिसी एज अ काइंड ऑफ फियर रिलेटेड टू अ डिजायर टू प्रिजर्व पोजेशन? किसने ईर्ष्या का एक प्रकार का भय जो किसी अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से संबंधित है के रूप में परिभाषित किया है? ठीक है, तो जेलिसी को किसने डिफाइन किया? ऐसा डर जो अधिकार को बनाए रखने की इच्छा से होता है। ए रूसो, बी सोक्रेटिस, सी डिस्कार्टे, या फिर डी जॉनसन? ये किसने किया है? इसका आंसर डिस्कार्टे। ठीक है, नेक्स्ट, टू विच थ्योरी इज दिस ओपिनियन रिलेटेड? कौन सी थ्योरी से ये जो लिखा है वो रिलेटेड है? सोसाइटी एनहेंसेस इट्स orderly operation by disengaging people from position of responsibility as they reach old age. ठीक है, समाज वृद्ध व्यवस्था का तक पहुंचने पर लोगों की जिम्मेदारी के पदों से हटाकर अपने व्यवस्थित संचालन को आगे बढ़ाता है। ये किसने कहा था? कौन सी थ्योरी से कहा गया है? डिसएंगेजमेंट थ्योरी, फंक्शन थ्योरी, सोसाइटी थ्योरी, या फिर यूटिलिटी थ्योरी? ठीक है, इसका आंसर डिसएंगेजमेंट। इसके आपको ऑप्शन क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा। डिसएंगेजमेंट थ्योरी मतलब जब लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनको उनके पद से हटा के किसी यंग इंसान को जिसकी उम्र कम है उसको उस जगह पे काम दे देते हैं ताकि काम अच्छे से चले। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम? डिसएंगेजमेंट थ्योरी, विघटन सिद्धांत। ठीक है, विघटन सिद्धांत। नेक्स्ट, paradigms are general ways of seeing the world which suggest what can be seen, done and theorized about its science. ये किसने बोला है? ठीक है, रूपावली या फिर पैराडाइम विश्व को सामान्य तरीके से देखने का माध्यम है जो वह यह सुझाव देता है कि विज्ञान में क्या देखना, करना और सिद्धांतीकरण होना चाहिए। जो हमारा साइंस है उसकी क्या, हमें साइंस में क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या थ्योराइज करना चाहिए, ये पैराडाइम्स हमें बताते हैं। ठीक है, ये किसने बोला था? ए थॉमस एस कुन, चार्ल्स मेटकाफ, कार्ल पॉपर, या फिर रॉबर्ट माल्थus?
इसका आंसर है थॉमस एस कुन। ठीक है, साइंटिफिक पैराडाइम की बात की है इन्होंने, साइंटिफिक पैराडाइम की बात की है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who observed science can never prove the facts of world, its task is to falsify and show what is not or cannot be। किसने देखा कि विज्ञान कभी भी संसार की वास्तविकताओं को सत्यापित नहीं कर सकता है, इसका कार्य मिथ्या सिद्ध करना है और यह दिखाना है कि क्या नहीं और क्या नहीं होगा। मतलब जो साइंस है, जो हमारे जो वर्ल्ड के फैक्ट्स हैं उनको प्रूव नहीं करता है, वो ये बताता है कि क्या गलत है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ए एंथनी गिडेंस, बी अमर्त्य सेन, सी कार्ल पॉपर या फिर डी थॉमस कोहन। तो ये किसने बोला था? इनकी फेमस थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की, उन्होंने बोला था रियल साइंस वही है, रियल साइंस वही है जो फॉल्सिफाई हो पाए। ठीक है, जिसको हम फॉल्सिफाई कर पाए वही रियल साइंस। ठीक है, ये किसने बोला था? कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट, 4 key terms organize scientific work, which of the following is false। वैज्ञानिक कार्य 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित होते हैं, इनमें से क्या गलत है? सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म, संकीर्णता पैरोक्लिज्म, निष्पक्षता डिसइंटरेस्टेडनेस, संगठित संशयवाद या फिर ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। तो ये हमने मर्टन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कुडोस फ्रेमवर्क, अगर आपको याद हो। सी से क्या होता है? कम्युनलिज्म, यू से यूनिवर्सलिज्म, डी से डिसइंटरेस्टेडनेस, या ओ एस से ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। तो ये जो है ये नहीं, इसकी जगह क्या आएगा? कम्युनलिज्म आएगा। ठीक है, उन्होंने 4 मानदंड दिए जिसके हिसाब से जो भी साइंटिफिक है, जो भी वैज्ञानिक है, उनको अपना डिस्कवरी या फिर अपना कार्य करना चाहिए। तो क्या है, बोलते हैं हम उसे कुडोस फ्रेमवर्क, मर्टन का कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट, in 1991, Donna Haraway published a most provocative book, Simians, Cyborgs and Women. Here cyborgs are। डोना हार्वे ने 1991 में एक बहुत ही उकसाने वाली किताब लिखी थी जिसका नाम था सिमियंस, साइबोगर्स एंड वुमेन। तो इस जो बुक है इसमें साइबोग्स का मतलब क्या है? ठीक है, साइबोग्स का मतलब क्या है? हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड क्रिएचर, हाइब्रिड फूड या फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या? हाइब्रिड क्रिएचर या फिर संकर प्राणी। ठीक है, संकर प्राणी। नेक्स्ट, a stratification system based on the information haves and haves not linked to rise in new information technologies is called as। ऐसी संस्तरण की व्यवस्था जो सूचना के अमीर हैव्स तथा गरीब हैव्स नॉट पर आधारित है तथा जो नई सूचना तकनीकी के विकास से जुड़ी है कहलाती है नया वर्ग, न्यू क्लास, सजग वर्ग या फिर रिफ्लेक्स क्लास, सूचना वर्ग या फिर इंफॉर्मेशन क्लास, साइबर वर्ग या फिर साइबर क्लास। तो इनमें से आंसर क्या है? डी। ये आपने हैव्स एंड हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स में भी पढ़ा होगा। इसमें उन्होंने क्लासेस में बताया था, बुर्जूज और प्रोलेटेरिएट का बताया था कि जो प्रोलेटेरिएट होते हैं वो हैव्स नॉट होते हैं और बुर्जूज क्या होते हैं? हैव्स होते हैं। तो इन यहाँ पे इसको टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है। ठीक है, साइबर क्लास। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एज। इनमें से कौन सा सूचना युग का भाग नहीं है? ए डिजिटल, एनालिटिकल, हाईटेक, कंप्यूटिंग। डिजिटल विश्लेषणात्मक, उच्च तकनीक या फिर कंप्यूटिंग। इसमें से क्या इंफॉर्मेशन एज का पार्ट नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। आपको बाकी उसे समझ आ रहा होगा, डिजिटल, हाईटेक, कंप्यूटिंग, ये सब इंफॉर्मेशन एज। एनालिटिकल जो है हमारा पहले होता था। ठीक है, नेक्स्ट, which Marxist philosopher saw a number of institutions as being independent of the state but functioning to reproduce the dominant ideologies through what he called ideological state apparatus। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। किस मार्क्सवादी दार्शनिक ने देखा कि बहुत सारे संस्थान
राज्य से स्वतंत्र रहते हुए भी प्रभुत्व वाली विचारधाराओं को पुनः पेश करने का कार्य करते हैं, जिसे उन्होंने वैचारिक राज्यतंत्र आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस कहा। तो ये जो इनमें से आपको अगर ये भी पता हो कि कौन से मार्क्सिस्ट फिलोसोफर है तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, मार्गरेट मीड, जी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स या फिर लुई अल्थुजर। तो इसका आंसर है लुई अल्थुजर। ठीक है, उन्होंने बोला था कि दो तरीके से हम रूल कर सकते हैं, एक आइडियोलॉजी से और एक है हम अपनी पावर से। तो आइडियोलॉजी से भी रूल किया जाता है, जरूरी नहीं है कि हम स्टेट में हमारी जो पॉलिटिकल जगह हो, अपने हम विचारों से वैचारिक राज्यतंत्र भी होता है, ये बोला था लुई एल्थ्यूजर ने। ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, which among these is connected with the changes in public and private spheres of modern societies? इनमें से कौन आधुनिक समाज के सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में परिवर्तन से जुड़े हैं? ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर में मॉडर्न सोसाइटी में चेंज से रिलेटेड कौन है? लुई ऑल्थ्यूजर, रूथ बेनेडिक्ट, जर्गन हेबरमास या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या है? जर्गन हेबरमास। ये हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर है, पब्लिक प्राइवेट स्फीयर की बात करती है मॉडर्न सोसाइटीज में। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा समाज जो प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है तथा इसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा की जिंदगी की बारीकी से निगरानी करती कहा जाता है। सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस रिजल्टिंग इन क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। वो कौन सी सोसाइटी जिसमें हम आईसीटी है, जो हम टेक्नोलॉजी उसको यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने की, मतलब चीजों को कंट्रोल करने की, देख रेख करने के लिए, जिससे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो मॉनिटर होती है, एक एक चीज सब देखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन सोसाइटी, सर्वेलेंस सोसाइटी, इग्नोरेंस सोसाइटी या फिर एफर्मेशन सोसाइटी। निगरानी समाज, अवलोकन समाज, अज्ञानी समाज या फिर सकारात्मक समाज। इसका आंसर है सर्वेलेंस सोसाइटी। ये वह सोसाइटी होती है जिसमें रोजमर्रा की आपकी जो जिंदगी होती है, आपको मतलब पूरे टाइम कोई ना कोई देख रहा होता है, पूरे टाइम जैसे कैमरा लगे होते हैं, कौन जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी कैसे जा रही है, सब कुछ नोट किया जाता है, कोई वहां पे बैठ के आपको देख रहा होता है, पूरे टाइम आपके ऊपर कोई ना कोई नजर रखे हुए होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्विलेंस सोसाइटी या फिर निगरानी समाज। आपकी पूरी टाइम निगरानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, the assumption that the real world exists independently of our senses and that objects of scientific thought are real structure sorry, irreducible to the events they generate is called। यह मान्यता कि असली जिंदगी हमारी इंद्रियों में स्वतंत्र रूप से मौजूद है तथा वैज्ञानिक सोच की वस्तु ही वास्तविक संरचना है, ये जो घटनाएं उत्पन्न करने हेतु इसे अटूट रहते हैं, कहलाती है साइंटिफिक रियलिज्म, वैज्ञानिक यथार्थवाद, वैज्ञानिक व्यवहारवाद, वैज्ञानिक वैराग्यवाद या फिर वैज्ञानिक धुरीवाद। साइंटिफिक रियलिज्म, साइंटिफिक प्रैग्मेटिज्म, साइंटिफिक एसेटिसिज्म या फिर साइंटिफिक एक्जिम। तो इसका आंसर है साइंटिफिक रियलिज्म। ठीक है, मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है वो हमारी सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे इंडिपेंडेंट होता है। जो हम साइंटिफिक थॉट की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज रिलीजियस बिलीफ? एक धार्मिक विश्वास क्या है? धार्मिक विश्वास, ठीक है, एक ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली या फिर उपयुक्त सभी। रिलीजियस बिलीफ क्या है? अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, a statement of knowledge or truth, a notion or idea, a system of understanding reality shared by members of a group, all of the above। इसमें से रिलीजियस बिलीफ क्या है? तो ये सभी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज या फिर ट्रुथ भी है, एक आइडिया भी है और एक अंडरस्टैंडिंग जो
एक ग्रुप ऑफ मेंबर, रिलीजियस बिलीफ क्या होती है, कुछ लोग साथ में आके एक चीज मानते हैं, एक आइडिया होता है या फिर एक उसको वो सत्य मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलीजियस बिलीफ। अकॉर्डिंग टू हुज रिसर्च प्रोटेस्टेंट एथिक्स प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर हार्ड वर्क, किसके अनुसंधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता कठिन परिश्रम के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो हमने प्रोटेस्टेंट एथिक हमने पढ़ा है, किसके अनुसार, ये कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कोम्ट, मैक्स वीबर या फिर टलगट पार्सन्स। तो इसका आंसर है मैक्स वीबर। प्रोटेस्टेंट एथिक, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें इन्होंने बताया था कि कैपिटलिज्म राइज होने का रीजन क्या हुआ, जो वन ऑफ द मेन रीजन क्या है, रिलीजियस। ये मैक्स वेबर ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज मेंशन्ड इन दिस बुक द ब्यूटीफुल ट्री अबाउट मिसकंसेप्शन ऑफ स्कॉलर्स दैट द कंडीशन ऑफ एजुकेशन वाज पुअर बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया। किसने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, ये पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, में विद्वानों को इन गलत धारणाओं का उल्लेख किया है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा की स्थिति खराब थी। तो बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि जब ब्रिटिश आए थे उसके पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो खराब था। तो इसका किसने विरोध किया? ए धर्मपाल, नैनपाल, नागपाल, खुशवंत सिंह, ठीक है। 43 का क्या है? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, When were the first three universities established under the British rule in India? भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? 1850, 1880, 1857, 1888। तो इसका आंसर क्या है? 1857। बंगाल, कलकत्ता, ठीक है। एक और थी, मेरे को याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये 3 यूनिवर्सिटी हुई थी ब्रिटिश रूल में, ठीक है। नेक्स्ट, दी फॉलोइंग आर सम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये कुछ धार्मिक संगठन है, ठीक है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य का धार्मिक संगठन, रामानुज की धार्मिक संगठन या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामानुज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैतन्य, चैतन्य का धार्मिक संगठन, दयानंद सरस्वती का धार्मिक संगठन, वल्लभाचार्य का धार्मिक संगठन। इनमें से क्या मेडिएवल पीरियड के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है? जो हमारा मध्यकालीन भारत था उस टाइम के जो धार्मिक संगठन है, इनमें से कौन से हैं? ठीक है, 1 2 2 3 1 2 5 या फिर 1 2 3 एंड 5। इसका आंसर है 1 2 3 एंड 5, ठीक है। ये अभी का है, बाकी सब पहले के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज एम्फसाइज्ड इन हिज बुक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ये बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अगर आपको बुक का नाम पता होगा तब भी आपको ये पता होगा आंसर क्या है। दैट द सोशल एनवायरनमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू आर्ट, द इंडिपेंडेंस ऑफ आर्ट एंड द क्रिएटिव प्रोसेसेस। किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी में इस बात पर विशेष बल दिया है कि सामाजिक वातावरण कला से संबंधित सामाजिक प्रक्रियाओं, कला का आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है? पार्सन्स, स्पेंसर, सोरोकिन या फिर टोइनबी। सोरोकिन, ठीक है। 156 का बी। उनकी बुक है सोसाइटी कल्चर पर्सनैलिटी। उन्होंने बोला था जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक वातावरण है, वो जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, प्रक्रियाएं जो हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं जो चलती हैं उसमें हमारा जो सामाजिक वातावरण है उसका अफेक्ट रहता है, ठीक है। सोरोकिन या फिर 146 का
बी। नेक्स्ट, in which wave of feminism did these feminists start using the word sex for biological difference and gender for social difference? नारीवाद की कौन सी लहर में नारीवादियों ने जैविक विभिन्नता के लिए सेक्स का तथा सामाजिक विभिन्नता के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ मूवमेंट है और किन्होंने इसके लीडर कौन है वो हमें मैच करना है। हरे कृष्णा मूवमेंट, आर्य मूवमेंट, ट्रांसजेंडर मूवमेंट, ब्रह्मो समाज मूवमेंट। महर्षि महेश योगी, राम मोहन रॉय, स्वामी प्रभुपद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज मूवमेंट किसका था? दयानंद सरस्वती का। ब्रह्मो समाज किसका था? राम मोहन रॉय का। ठीक है, तो बी का 4 दो में दिया है, बी का 2 इसमें दिया, तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, और ए का क्या है? 3। हरे कृष्ण मूवमेंट का क्या है? स्वामी प्रभुपाद, और ट्रांसजेंडर मूवमेंट क्या है? महर्षि महेश योगी। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चन है अब। व्हाट इज कल्चरल लैग अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न? कल्चरल लैग की थ्योरी किसने दी? ऑकबर्न। उनके हिसाब से क्या है कल्चरल लैग? ऑकबर्न के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास, द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, आविष्कार की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन। एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे सांस्कृतिक समूह में एक विचार का प्रसार, द स्प्रेड ऑफ एन आइडिया फ्रॉम वन कल्चरल ग्रुप टू अनदर। नए आविष्कारों के लिए संस्कृति के गैर तकनीकी पहलुओं समाज समायोजित करने में देरी, द डिले इन नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल एडजस्टिंग टू न्यू इन्वेंशन। तो क्या है आंसर? डी। ठीक है, एक होता है कल्चरल लैग जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और हमारा जो कल्चर है वो पीछे रह जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा टेक्नोलॉजी लैग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी टेक्नोलॉजी आप पीछे रह जाती है और हमारा कल्चर आगे बढ़ जाता है। तो क्या है कल्चर लैग? मतलब हमारा कल्चर पीछे रह गया और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉल व्हाट इज कल्चरल आइडेंटिटी? हॉल के हिसाब से कल्चरल आइडेंटिटी या फिर सांस्कृतिक पहचान क्या है? सांस्कृतिक पहचान क्या है? ए, एन एसेंशियल एंड अनचेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग, किसी व्यक्ति के होने का एक आवश्यक और अपरिवर्तनीय पहलू। ठीक है, अ कंटिन्यूअली शिफ्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अस, हमारे बारे में लगातार बदलते विवरण। सभी संस्कृतियों में एक निश्चित और सार्वभौमिक धारणा, अ फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट अक्रॉस ऑल कल्चर्स। जीन द्वारा निर्धारित एक जैविक विशेषता, अ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंड बाय जीन। इसमें से कल्चरल आइडेंटिटी सांस्कृतिक पहचान क्या है? ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, सांस्कृतिक पहचान क्या है? तो इसका आंसर है बी, अ कंटिन्यूअली शिफ्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अस, हमारे बारे में जो विवरण है जो बदलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, तो आज ये हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, आप इसको मॉक समझिए और बताइए आपके 50 में से कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में। आपने 50 में से कितने आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स सही हुए। और अब आपका एग्ज़ाम 2 ही दिन में है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं कल आपके लिए एक फुल लेंथ मॉक लेके आऊँ। प्रीवियस ईयर पेपर ही रहेगा वो भी, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।